प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और अभी आप लोगों का मैथ का एग्ज़ाम है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा और देखिए, आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड में काफ़ी सारा क्वेश्चन लेकर के आया हूं और इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है आप लोगों के अभी फाइनल जो पेपर है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग देख लीजिए, अंत तक देख लीजिए। और यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, आप लोग हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल भी याद कर लीजिए, क्योंकि अभी आप लिखने का समय बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों के पास में। तो चलिए, एक एक क्वेश्चन आंसर आप लोग बिल्कुल भी अच्छे से याद करके रख लीजिए। तो देखिए, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होता है। मौसो का मतलब होता है HCF। तो देख लीजिए, HCF होता है मतलब दो या दो से अधिक अगर संख्या आप लोग लेंगे, अभाज्य संख्या अगर आप लोग लेंगे और अगर मौसो आप लोग निकालेंगे तो दोनों का मौसो जो होता है ना, वो हमेशा एक निकलता है। आप लोग बस इस तरह का मतलब जो क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और इसका जो आंसर है वो आप लोग याद करके रख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देख लीजिए, दो परिमेय संख्या के बीच में ना अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, अनंत, उसका कोई गिनती नहीं कर सकता है। ठीक है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। यहाँ जो आप लोग संख्या देख रहे हैं, इसमें से आप लोगों को बताना है कि अभाज्य संख्या कौन वाला है। तो देखिए, अभाज्य संख्या जो है ना, वो 11 होगा अभाज्य संख्या। ठीक है, बिल्कुल आप लोग याद करके रखिएगा। इसी तरह का प्रश्न आप लोगों को फाइनल पेपर में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न जो यहाँ पर है कि दो संख्याओं का मौसो दिया हुआ है, मतलब HCF 25 दिया हुआ है और LCM 50 दिया हुआ है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मतलब दोनों संख्या को आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अगर दोनों का आप लोग गुना अगर करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1250। क्या होगा, तो 1250 आएगा, मतलब 1250 होगा और इसका राइट आंसर यही वाला होगा। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग समझ लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। फिर ये सही एक प्रश्न यहाँ पर भी दिया हुआ है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए, जो अभाज्य संख्या है ना, यहाँ पर सभी अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य संख्या है। बिल्कुल भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर अभाज्य संख्या आप लोग नहीं जानते हैं तो एक थोड़ा इसकी जो परिभाषा है ना, ये आप लोग याद करके रखिएगा कि देखिए, अभाज्य संख्या हम लोग वैसी संख्या को कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक से भाग लगता हो और सिर्फ जो है ना अपने आप से भाग लगता हो। कितना से, सिर्फ एक से लगेगा और अपने आप से लगेगा। ठीक है ना, तो उसी को अभाज्य संख्या कहेंगे। अगला जो प्रश्न है ना, यहाँ पर देख लीजिए कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए, काफ़ी सारा इसमें ऑप्शन, मतलब आप लोगों को अगर यह जो प्रश्न आएगा ना एग्जाम में, तो इसमें काफ़ी सारा जो है ना आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए, कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या यहाँ पर देख लीजिए आंसर कौन वाला होगा। और देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तरीका है। तो देखिए, मौसो जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है और मौसो जो है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को परिकलित करने का बिल्कुल तरीका है। मौसो के जरिए, HCF के जरिए ही तो यूक्लिड विभाजन होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जो रूढ़ में हो। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देख लीजिए, इसका आंसर जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसमें काफ़ी सारा आप लोगों को ऑप्शन भी साथ में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो आंसर दिया हुआ है कि 2√2 दिया हुआ है और बटे में √2 दिया हुआ है। ठीक है, तो जिसकी अगर रूढ़ में संख्या रहे, अगर रूढ़ में संख्या रहे तो उसका रूढ़ बिल्कुल आसानी से अगर टूट जाए तो वह परिमेय संख्या होता है। और जैसे कि यहाँ पर अगर इस तरह से √3 अगर रहेगा तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल भी याद करके रखिएगा। ठीक है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है। तो 2 होता है, इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि 1400 में 2 का अधिकतम घात कौन वाला होगा। तो काफ़ी सारा ऑप्शन इसमें रहेगा, जैसे कि 2, 3, 4, 5 रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 5।
ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है। अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि कौन अभाज्य संख्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग नज़र डालिए कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए 11 जो है ना ये अभाज्य संख्या है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या है यहाँ पर √20। ठीक है, √20 क्या है तो अपरिमेय संख्या है। बस यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका से बता रहा हूँ कि देखिए हाँ इस तरह से होगा। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है कि संख्याओं का 25 और 50 के एचसीएफ यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब एचसीएफ दिया हुआ है 25 और एलसीएम दिया हुआ है 50। तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। अगर दोनों का हम लोग गुना करेंगे तो 1250 होगा। पहले भी रिपीट हो चुका है यह प्रश्न। करिए अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद रेखिक बहुपद कहलाता है। अगला जो प्रश्न है कि द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। आप लोग बिल्कुल आंसर याद रखिए। अगला जो प्रश्न है कि x² + 2x + 1 का शून्यंक क्या होगा। तो एक शून्यंक जो है ना वो -1 होगा। क्या होगा, -1 होगा। अगला जो प्रश्न है कि द्विघात बहुपद -3 के शून्यंक कौन कौन से होंगे। तो देखिए -3 √3 होगा, एक +√3 होगा। बिल्कुल भी आप लोग आंसर याद रखिएगा। काफ़ी सारे ऐसा हिसाब सॉल्व किए होंगे आप लोग। अगला देख लीजिए x - 5 के शून्यंक क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक मतलब प्लस रूट मतलब एक प्लस में आएगा √5 और एक माइनस में आएगा √5। बिल्कुल आंसर याद रखिए। अगला जो प्रश्न है ना कि x² + 3x + 2 के शून्यंक क्या होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं -1 होगा और -2 होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर अभी देखिए अभी सॉल्व करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आप लोग ये चीज़ याद रखिए, बिल्कुल देख करके आप लोग समझ लीजिए और याद करके रख लीजिए। अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर देखिए px बराबर इतना संख्या दिया हुआ है, तो px का एक शून्यंक क्या होगा। तो देखिए 4 होगा px का एक शून्यंक। बिल्कुल आसान से याद करके रख लीजिए। अगला जो प्रश्न है कि दो चर यहाँ पर 2 चर दिया हुआ है x और y में रेखिक समीकरण यहाँ पर इतना दिया हुआ है कि कितने अधिकतम हल संभव हो सकते हैं। तो अनगिनत होगा, मतलब अनंत होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि यदि समीकरण इतना दिया हुआ है और यहाँ पर x बराबर 1 है और y बराबर k लेना है, तो k का मान यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए k का मान क्या होगा, तो 2 होगा। क्या होगा, k का मान कितना होगा, तो k का मान 2 होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल नहीं होता है, मतलब ऐसा रेखिक समीकरण जिसका हल कोई नहीं होता है, तो उसे हम लोग असंगत युग्म कहेंगे। बिल्कुल आंसर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हो सकती है। तो 4 विधि होती है। अगला जो प्रश्न है कि असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। तो समांतर होती है। अगला जो प्रश्न है 27 नंबर का कि सरल रेखाएं यहाँ पर दिया हुआ है ना कि x - y = 0 और यहाँ पर x + y = 0 के प्रतिच्छेद बिंदु निर्देशांक क्या होंगे। तो 0 और 0 होगा। ठीक है, मतलब x का मान 0 होगा, y का मान भी 0 होगा। अगला जो प्रश्न है कि एक रेखिक समीकरण का घात कितना होता है। तो हमेशा एक ही होता है। अगला जो प्रश्न है कि किसी भी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों का मूल क्या हो जाएगा। तो वास्तविक होगा और अलग अलग भी होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए सूत्र दिया हुआ है कि मूल समान आखिर कौन वाला होगा। तो देख लीजिए b² बराबर में 4ac होता है। आप सभी को मालूम है, आंसर अच्छे से याद करके रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट करिए कि द्विघात समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है कि x² + x - 1 = 0 के मूल की प्रकृति यहाँ पर कौन वाला होगा। तो मूल का जो प्रकृति होगा वो वास्तविक भी होता है और असमान भी होता है। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि यदि x² - 5x + 4 = 0 है तो x का मान क्या होगा। तो हमेशा पूर्णांक में आएगा। x का मान क्या आएगा, तो हमेशा पूर्णांक में आएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि यदि AP का प्रथम पद a दिया हुआ है और यहाँ पर सार्व अंतर होगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो सार्व अंतर d है तो nवां पद यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए nवां पद का सूत्र जो होता है ना, आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद करके रखिएगा। सूत्र भी परीक्षा में जरूर पूछेगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 दिया हुआ है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो इनका डबल आप लोग कर दीजिएगा, मतलब दोनों में स्क्वायर कर दीजिएगा। तो क्या आंसर आएगा, 16 और 81 इसका राइट आंसर आएगा। 16:81। ठीक है,
अगला जो यहाँ पर प्रश्न है और यह बिल्कुल अंतिम प्रश्न है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? हमेशा समरूप होता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप देख लीजिए, आप बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम देने जाइए, अच्छे से बिल्कुल लिखिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से लिखिए और आंसर की सबसे पहले आप लोगों को न्यू क्लासेस में ही मिलेगा, इसी चैनल में मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।